करना चाहता हूं कि मेरे एक पुराने साथी मैडम अनुजा भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कि आपने समय निकाला। मेरे किसान भाइयों और मेरे बाकी साथियों, मुझे जो टॉपिक दिया गया है आज इस चर्चा को शुरू करने के लिए, वो दिया है कि हम किस तरह से एग्रो फॉरेस्ट्री के मॉडल को बना सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं और आपके अपने खेतों तक कैसे जा सकते हैं। आप सब लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि अभी तक जब हम कृषि या वानिकी की बात करते हैं तो वानिकी का नाम सुनते ही हमारे किसान भाई या हम सब लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वानिकी का मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात आ जाती है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें कि पेड़ों को ना काटना, पेड़ों को मार्केट तक हम नहीं ले जा सकते। ये सब चीजें हमें भय उत्पन्न करती हैं हम लोगों को किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि अब हमारा कोई भी पेड़ जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डोमेन यानी कि फॉरेस्ट से बाहर यानी जंगल से बाहर है, उसकी महत्ता को भी जानते हुए हर किसी पेड़ के ऊपर अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अधिकार नहीं है। सिर्फ जंगल के जो पेड़ हैं उन पर ही उनका अधिकार है। इसलिए मेरे साथियों, आज इस कार्यक्रम में जो हम कृषि वानिकी की बात करने जा रहे हैं, वो उन पेड़ों की बात है जो कि हमारे खेतों में या जंगल के बाहर लगाए जाते हैं। इसको अगर हम टेक्निकल टर्म में बोलें, इसको बोलते हैं TOF, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, यानी कि वो पेड़ जो जंगल की सीमा के बाहर है, यानी कि हमारे अपने प्राइवेट लैंड पे हैं, हमारे खेतों में हैं, उनको बात करते हैं। लेकिन जरूरत क्या है कृषि वानिकी की, क्या जरूरत पड़ी? उसकी बात ये हुई कि हमारा जो यूथ है या जो हमारे लोग जो अभी तक कृषि में जुड़े थे, वो ये मान लिया जाता है कि ये हमारे किसानों का ही कार्यक्रम था और वो उन किसानों का जो बहुत देर से कृषि करते आ रहे हैं। हमारे जो युवा साथी हैं, अगर हमारे साथ कोई पुराने किसान बैठे हैं, वो मानेंगे कि हमारे जो युवा हैं वो अब कृषि से दूर होते जा रहे हैं। तो किस तरह से हम अपनी जमीन को बेच दें बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए, या हम खेती करना छोड़ दें? तो ये संभव है, क्योंकि जो किसान अपनी खेती बाड़ी से जुड़ा है वो इसे अपना धर्म मानता है। लेकिन कृषि को जंगल के पेड़ों के साथ कैसे जोड़ें, या आमतौर पर कृषि वानिकी है क्या? मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग कृपया अपना ऑडियो को म्यूट कर दें, ऑडियो को बंद कर दें, क्योंकि बहुत सी आवाज आ रही है जो कि रिकॉर्डिंग में और हमारे कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो इसको जानने के लिए, जैसे आप ये एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें पेड़ है, तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि इस पेड़ के साथ क्या सिर्फ पेड़ और कृषि है? नहीं, इस पेड़ के साथ हमारे पशु, हमारी मिट्टी, हमारा वातावरण, हमारा रहन सहन, ये सारा कुछ इस चीज से जुड़ा है। लेकिन अगर हम इतना ही जाने तो आमतौर पर बात आती है कि क्या हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि कृषि वानिकी है क्या? उस चीज को आसानी से समझने के लिए सबसे उत्तम माध्यम है कि हम खुद देखें कि क्या है। अब मैं आपको ढाका बांग्लादेश से वो चीजें कैसे दिखा सकता हूँ, उसको दिखा सकता हूँ इस विधि के मुताबिक।
Agroforestry, or agriculture with trees, is an old land use concept. As a more sustainable production system, agroforestry is a form of intercropping that combines agricultural, pastoral, and forestry elements in one area. The forestry elements can be different types of woody perennials, such as trees and shrubs, interactions between trees and crops or livestock are important at different scales, in fields, on farms, and at landscape level. Trees can be arranged in rows, in grids, as contours, or dispersed randomly. We broadly distinguish agri-silvicultural systems that combine trees with crops, and silvopastoral systems that combine trees with livestock. If all three elements, trees, crops, and animals, are combined, we call it an agro-silvopastoral system. Benefits and drawbacks of agroforestry are as diverse as its systems. You can imagine that complex agroforestry systems are difficult to establish. They require much knowledge, skills, and manual labor throughout the year. Depending on the type of trees and agricultural elements and their spatial and temporal arrangement, competition for light, nutrients, and water can become excessive and cause yield reductions of individual components. Some plants also do not grow well together, also known as bad neighbors or allelopathy. Payback of investment can sometimes be long. But the benefits of multifunctional agroforestry systems can exceed simplified or monocropping systems with appropriate planning and spatial arrangements. These systems provide biodiversity and carbon sequestration, enhanced resilience, and sustained production. They can support higher cumulative land productivity and, if arranged well, the different root systems of perennials and crops or grasses can use nutrients and water in the soil more efficiently. Trees can improve microclimate, reduce water and wind erosion, and improve soil fertility by trapping nutrients, building soil organic matter, and stimulating soil life. Furthermore, leguminous trees fix nitrogen that can be used by crops, lowering fertilizer needs. Pesticides can also be reduced as intercropping generally lowers the incidence of pests and diseases. In silvopastures, trees reduce heat stress for livestock, increase their well-being and productivity, and provide fodder in times of scarcity. You see, establishing agroforestry requires careful planning and design. At the early stage, structured agroforestry requires more labor, thought, and money, but often provides a better cost-benefits ratio in the long term. If managed well, agroforestry systems are productive for a long time and provide farmers with multiple services and diverse revenues throughout the year. They result in a highly resilient land use strategy which can withstand extreme weather events and climate change and reduce risks for farmers in case of crop failure. इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि हम कैसे बहुत सारी चीजों को इकट्ठा उगा सकते हैं, चाहे वो पेड़ के रूप में हो, चाहे झाड़ी के रूप में हो, चाहे घास के रूप में हो। तो इन सब चीजों को देखने के बाद आपके मन में प्रश्न आता है कि पेड़ तो हमारी जमीन में पहले से ही उगते थे। अगर वो पहले से उगते थे तो कृषि वानिकी के जो हमारे वैज्ञानिकों ने उन्होंने बोला कि ये तो पुराने ट्रेडिशन से, यानी कि हमारे पूर्वजों द्वारा भी पेड़ों को कैसे लगाया, पेड़ों को अपनी कृषि के साथ कैसे जोड़ा था, वो होता है। लेकिन ये देखा गया कि उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते थे।
यानी कि अगर पेड़ बहुत बड़ा हो जाए तो उससे छाया होती है तो उससे हमारी जो कृषि की उत्पादन शक्ति है उसमें कमी आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ इस स्लाइड में यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम ऐसे कौन से पेड़ों को किस तरह से लगाएं कि वो हमारी जो कृषि की उत्पादकता है उसको और बढ़ाएं, और हमारे पास अगर कहीं कृषि की फसल में कोई नुकसान होता है तो उसका भरपाई भी कर सके। 3 तरह की चीजें मानी जाती हैं। ये है जंगल का सिस्टम, और ये है हमारा कृषि का सिस्टम, यानी कि यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर की क्रॉप है, ये सिर्फ पेड़ है। तो हम कैसे इन चीजों को आपस में जोड़ें कि वो एक एग्रोफॉरेस्ट्री का सिस्टम बन जाए, यानी कृषि वानिकी का सिस्टम बन जाए। तो 5 तरह के आम तौर पर ये सिस्टम देखे गए हैं, जो कि आप यहाँ पर 4 देख रहे हैं। तो वे पहला कौन सा है, जहां पर कि हम पेड़ों के साथ झाड़ियों का या अपनी कृषि का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये वाला सिस्टम जहां पर कि हमने अपने पशुओं के साथ, यानी कि पशुओं के चारे के साथ, चारे की फसलों को लेते हुए पेड़ों के साथ कैसे सिस्टम को बना सकते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारी गर्म हवाएं चलती हैं या इस तरह पे हवाएं चलती हैं जिसको कि हम रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी फसलों को भी नुकसान देती हैं। उनको बोलते हैं विंड ब्रेक, यानी कि हवा का रोधक बनने के लिए। इस तरह के सिस्टम को भी कृषि वानिकी के सिस्टम में माना जाता है। और साथ में अगर हम देखें कि हमारे जो जहां नदी, नाले, कूल, ये सब चीजें हैं, उनका पानी भी उड़ जाता है, तो उसको किस तरह से हम संजो सकते हैं, इस सिस्टम को भी हम कृषि वानिकी का ही सिस्टम मानते हैं। और आमतौर पर अगर हमारी बैरानी जमीन जिसको हम ज्यादा नहीं यूज कर रहे, या हमारी बंजर जमीन होती जा रही है, तो हम उसके अंदर भी अगर हम पेड़ों को, झाड़ियों को और वनस्पति को उगाएं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट फार्मिंग का सिस्टम। ये जंगल की जमीन पे भी हो सकता है, और किसी भी तरह की जमीन जो कि हम उपजाऊ बनाना चाहें उसके अंदर भी इस सिस्टम को ले सकते हैं। तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, ये कहीं पर भी किया जा सकता है, लेकिन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सोशल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि हम सब लोगों का भागीदारी बनना। क्यों भागीदारी बने, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्टिविटी, यानी कि उसकी पैदावार तो मिले, लेकिन उसके साथ हमें पैसे की भी बढ़ोतरी हो, यानी कि हमारी आमदन की भी बढ़ोतरी हो। इसके साथ हमें ऐसा खाने के लिए फसलें मिलें जिससे कि हमारी अपनी फसल की, यानी कि हमारे खाने पीने की जरूरत के अलावा हमें ऐसा खाना पीना मिले जो कि हमारे लिए हृष्ट पुष्ट हो और जो कि सीमाओं से ना बंधा हो। इन सब चीजों को देखते हुए हम बोलते हैं कि हमारा कृषि वानिकी का सिस्टम कैसे चलेगा। जब हम डेवलपमेंट और डिजाइनिंग की बात करते हैं, तो किसी भी चीज को करने के लिए हम चाहते हैं कि कम से कम आयात करें और ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिले। जैसे मैंने सुबह भी बात की कि हमारे ये इस तरह के सिस्टम आप बहुत जगह देखते हैं, हमारी जमीन में आमतौर पर आजकल देखे जाते हैं। उन सबको करने के लिए कि क्या कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे किया जाए, तो इस प्रयास के अंदर हम लोगों ने 2 चीजें करी। एक तो हम लोगों ने इसकी विधियों को इकट्ठा किया, जिसको कि हमने एक मैनुअल के रूप में बनाया, जो कि आप सब लोगों को ऑनलाइन भी मिलेगा, और जब आप इस ट्रेनिंग को करने के बाद अपने गांव में वापस जाएंगे तो इसकी प्रति, जो कि बहुत शीघ्र ये प्रिंट की जा रही है, ये भी आपको प्राप्त की जाएगी। लेकिन इसके साथ सिर्फ सूचना के अलावा हम कौन सी ऐसी चीजें करें, कैसे स्टेप वाइज चलें, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप। यहाँ जब कभी हम जैसे झांसी का एक संस्थान है या कोई भी संस्थान के पास जाते हैं तो उनसे कहा जाता है जी हम इस चीज को करना चाहते हैं, तो बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपकी जमीन कैसी है, आपका जगह कैसी है। तो इन चीजों को आसान बनाने के लिए आज के स्टडी प्रोग्राम में कुछ हम लोगों ने एक्सरसाइजें जो कि जरूरी है, उन एक्सरसाइजेस को करने के बाद आपके पास वो डाटा अवेलेबल हो जाएगा जिससे कि आप ये साबित कर सकते हैं कि हमारी जमीन क्या तैयार है कृषि वानिकी को करने के लिए कि नहीं, या हमें किस किस चीज की जरूरत है। अगर आप अभी, आप सब लोगों के पास मोबाइल होगा,
अगर आप अपने स्क्रीन के ऊपर अपने मोबाइल को लेकर इसको स्कैन करेंगे तो आपको ये वाला मैनुअल ऑनलाइन मिल जाएगा। और अगर आप एक्सरसाइजेस का डिटेल देखना चाहते हैं कि कौन से एक्सरसाइज हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, तो आपको ये मैनुअल भी और ये मैनुअल भी देखने को मिल सकता है। इस मैनुअल का कैसा होगा, मैं इसका प्रारूप आपको अभी दिखा सकता हूँ। ये पहला ट्रेनिंग मैनुअल कैसा होगा, ये आपको देखने में वो किताब होगी जो कि आपके मोबाइल के ऊपर चलती है, लेकिन अभी जैसे सुबह भी बात हो रही थी, ये अभी इंग्लिश में बना है। ऐसी इंग्लिश जो कि सादा तरह की इंग्लिश है, जो कि हमारे जितने भी युवा हैं जो कि 10वीं पास हैं वो आराम से इस चीज को पढ़ सकते हैं। ये इस तरह की किताब आपके पास आपके मोबाइल पे अवेलेबल है, जो कि जिसको बोलते हैं ई बुक के मैनुअल। तो इस मैनुअल के साथ अगर आप इसकी एक्सरसाइजेज वाले मैनुअल की बात करें, तो ये वर्कबुक जिसको हम लोग बोलते हैं कार्य करने की विधि, ये कार्य करने की विधि भी आपको आपके मोबाइल के ऊपर उपलब्ध है। और ये उपलब्ध करने के लिए आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा एनहांस करूं, तो यहाँ एक्सरसाइज बताई गई है कि किस तरह की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपको अपनी जमीन में क्या किया जा सकता है, कैसे सुधार किया जा सकता है, कौन सी चीजों का मिश्रण किया जा सकता है, ये आप बहुत आसानी से अपने आप ही ढूंढ सकते हैं। तो इसको करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ ये 7 बिंदुओं के ऊपर बात करना चाहूँ कि कैसे प्लान करें। जैसे हमारे युवा हैं, उन लोगों को ये होता है कि भी हमारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम पहले अपनी चीजों के बारे में, अपने बारे में, हमारे पास क्या संसाधन है, क्या रिसोर्सेज है, उनके बारे में उनको जाने। हम कहते हैं जी इसको जानना तो बड़ा आसान है, हमें तो पता ही है, लेकिन आपको पता है, लेकिन जब उसको हम लोग वैज्ञानिक तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे पास उस चीज की इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं असेसमेंट, कि हम अपनी जमीन को, अपने रिसोर्सेज को, मान लीजिए आपके पास सभी कुछ है, लेकिन अगर लेबर की शॉर्टेज है, उसको कैसे दूर करना और आपको कब और कितनी लेबर चाहिए, किस कार्य के लिए क्या लेबर चाहिए, क्या मिट्टी हमारी पर्याप्त है कि नहीं पर्याप्त है, इस सब की असेसमेंट करने के लिए ये जो 2 बिंदु हैं, इनके ऊपर आज हम चर्चा किया जाए। और फिर आइडिया, कि हम क्या आइडिया डेवलप करें। आप सब लोगों ने देखा होगा, आमतौर पर हमारे जो युवा बोलते हैं मुझे नया आइडिया आ गया, लेकिन क्या वो आइडिया वाकई में पर्याप्त होगा? उस आइडिया को भी हम लोग कैसे उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं कि दीर्घ काल में, यानी कि थोड़े दिनों के बाद, थोड़े समय के बाद उसमें से क्या निकाला जा सकता है, क्या वो वाकई में सही आइडिया है या नहीं, उसको बोलते हैं इवेल्युएट करना। फिर उन चीजों के साथ आप कभी भी अगर आइडिया रखते हैं तो आपके पास 3, 4, 5 उनके प्लान बनाते हैं कि अगर ये चीज चली तो ऐसे होगा, दूसरी चीज चली तो ऐसे होगा, तीसरी चीज चली तो ऐसे होगा, अगर पहली चीज नहीं चली तो उसका दूसरा प्रारूप हमारे पास क्या होगा। इसको बोलते हैं हम लोग बेस्ट बेट, कि हमारे लिए सबसे अच्छी चीज क्या होगी। इनको करने के बाद हमारे पास जितनी भी जानकारी अवेलेबल है उसको यूज करते हुए, उसको लेते हुए हम अपनी एग्रोफोरेस्ट्री की प्लान को बनाते हैं। आज मैं आपके साथ, आप ही के सामने, ये कैसे एग्रोफोरेस्ट्री की प्लान बनाई जाती है, ये आप लोगों से साझा करूंगा। अब पहली चीज क्या है, पर्सनल। इस पर्सनल चीज को करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप है, और उसके पहला ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे किया जाएगा, वो देखने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को बड़े आराम से 5 तरह की प्रायोरिटी में देखते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, आप कोई भी तरह का मोबाइल यूज करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको कॉल आती है कि जी जो आप सेवा यूज कर रहे हैं उसके बारे में आप बताइए कि अच्छी है, बहुत अच्छी है, बुरी है, कि आपको कैसी लगती है। ये आम तौर पर आप लोगों को मिलता है, और आप बोलते हो अगर अच्छी है तो 1 दबाइए, थोड़ी सी अच्छी है तो 2 दबाइए, बहुत अच्छी है तो 3 दबाइए, और बहुत उत्तम है तो 5 दबाइए, और आप अपने मोबाइल पे वो दबाते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज हम लोगों ने ऑनलाइन भी डेवलप की है। अगर आप इन मैनुअल को यूज करेंगे तो आप इसको अपने मोबाइल पे भी अपनी जो जमीन है या आपके जो संसाधन है उनको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। कोई ज्यादा, इसको बोलते हैं रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज खुलेगी जो कि ये बताता है कि क्या ये जो आपका रिसोर्स जो आप लेना चाह रहे हैं, जो नया बनाना चाह रहे हैं, अपनी इनकम और प्रोडक्ट, अपनी
अनप्रोडक्टिव लैंड है यानी कि जिसकी पैदावार में कुछ गड़बड़ है उसको लिए लेना चाहते हैं, और या नया संसाधन लेना चाहते हैं। आपकी अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है उसको बराबर करना चाहते हैं। ये कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिनको कि आप 1 से 5 में इसको बनाते हैं। इस तरह की एक एक्सरसाइज हम कल दोबारा भी करेंगे या हमारे दूसरे लेक्चर में आप लोगों के साथ की जाएगी, और आपको बताया जाएगा कितनी जल्दी से ये जो है आप अपने आप ही इसको इवेल्युएट कर सकते हैं या इसके बारे में जान सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, अपने पर्सनल रिसोर्सेज को जानना, यानी कि मैनेजमेंट टाइम। आमतौर पर जितने भी हमारे कृषि से जुड़े हुए साथी हैं वो लोग कहते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो या तो कार्य नहीं कर रहे, या मैं ज्यादा समय नहीं देना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा कर लूं कि अपनी जमीन में कोई पेड़ लगा लूं, चाहे वो जंगल का पेड़ हो यानी जिससे मुझे लकड़ी या कोई चीजें मिल सके, टिम्बर मिल सके, या मैं हॉर्टिकल्चर के यानी कि फलों के वृक्षों को लगा लेता हूँ जिससे कि मुझे जो है वहां से हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस मिल सके, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं दे सकता। लेकिन कितना समय, क्या हम बता सकते हैं हमारी इस कार्य को करने के लिए कितना समय चाहिए? मेरे साथियों, आज इस तरह की एक्सरसाइज करने से आप खुद ही जान सकते हैं कि इस कार्य को करने में मुझे प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति सीजन यानी रबी या खरीफ सीजन में, या पूरे साल में कितने दिनों के लिए मुझे समय देने की जरूरत है, और मुझे कितनी लेबर की जरूरत है, मुझे कौन से संसाधनों की जरूरत है, क्या मुझे कोई माफी चाहूंगा, क्या कोई स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत है। फिर बात आती है इरिगेशन, क्योंकि अगर मेरे पास पानी है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो मुझे कब कब कौन से समय पे मुझे पानी मिलेगा कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, और मैं कौन सा मटेरियल यानी प्लांट मटेरियल, कौन सा पेड़, कौन सी झाड़ी, कौन सा घास, कौन सी फसल का मिश्रण करना चाहूं जो कि मेरे पशुओं के लिए भी और मेरी अपनी आमदन के लिए भी जरूरी हो। इस तरह को हम बोलते हैं स्टेप नंबर 2। इसके बाद अब आइए फिजिकल साइड के ऊपर। ये 8 तरीके से हैं। ये कौन से हैं कि पहले तो अपना आप क्या अपनी जमीन पर कर रहे हैं उसकी असेसमेंट करना, फिर उसका मैप बनाना। तो इसको ना समय ज्यादा बिताते हुए अपनी जमीन में क्या, यानी कि रहने के लिए कौन सी जगह है, घूमने फिरने के लिए कोई जगह छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है, यानी कि हमारी मेड़ पे ऊपर हम चलने फिरने की जगह छोड़ते हैं। कौन कौन सी हम फसलें ऑलरेडी लगा रहे हैं, उनमें से कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं है। क्या हमने चारे के लिए कुछ खाली जमीन, जिनको कि हम खरेतड़ भी बोलते हैं, या अपनी जिसमें घास लगाया जाता है, क्या हमारे पास ऐसी कोई जगह है जहां पर कि हमने कुछ अपने चारे के लिए पेड़ लगाए हुए हैं। तो इन सब चीजों को देखने के लिए हम अपने ये थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके साथ इसको बोलते हैं इन्वेंटरी बनाना। जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो हमेशा आप लिस्ट बनाते हैं। अगर घर में कोई शादी करनी हो तो सोचा जाता है भी मेरे पास इतना पैसा है तो मैं अपने लिए क्या क्या चीजें जो अपनी लड़की की या लड़के की शादी में कहाँ पर ये काम करूंगा, कहाँ पर मैं बारात के लिए जगह रखूंगा, कहाँ पर जो हमारे दूसरे मेहमान आ रहे हैं उनके लिए जगह रखूंगा। इसी तरह को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की चीज बनाई जाती है हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, कि हमारी जो जमीन है, कितनी जमीन हमने किस चीज के लिए रखी है। क्या हमारी कोई जमीन खाली पड़ी है, क्या हम उस खाली जमीन को भी उसको उत्पादन कर सकते हैं, तो रबी क्रॉप में हम क्या करते हैं और हमारा कितना हमें उससे फायदा मिलता है। ये सब चीजें भी इस एक्सरसाइज में बड़े आराम से हम उस चीज को ऑनलाइन की यानी कि अपना मोबाइल को यूज करते हुए इसको कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास इस तरह की छोटी सी पुस्तक अवेलेबल हो तो उसमें पेंसिल से भरने के बाद भी हम इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मिलेगा क्या, कि क्या मेरी जमीन बहुत उत्तम है, अच्छी है, या थोड़ी सी इसमें कुछ गड़बड़ है या खराबी है। ये अपने आप ही उस डाटा के साथ निकल के अपने आप आपको पता लग जाएगा कि मेरी जमीन में क्या चीज में कमी आ रही है, क्या चीज हमारे लिए अच्छी चल रही है या और भी इससे अच्छी हो सकती है। इस स्टेप के साथ हम अपने रिसोर्सेज यानी कि मेरे पास कितने संसाधन हैं उनके बारे में भी हम हाँ या ना के बारे में करते हुए, कि क्या मेरे पास कोई ऐसी प्लान बनी हुई है कि मैंने जो पेड़ लगाए हुए थे, चाहे वो जंगल के पेड़ थे या फलों के पेड़ थे या कुछ झाड़ियां थी, या आजकल मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं, औषधीय संपत्ति की बात करते हैं, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं। क्योंकि ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जिसका हमारे खाने पीने में या हमारे लिए यूजफुल ना हो।
जिसको हम लोग यूज ना कर सके। तो इस चीज का हम 5 साल का, पिछले साल का डाटा अंदाजे से अपने पास रख लेते हैं कि हमारा क्या था, ताकि हम अगले 5 साल की इसके बारे में रख सकें। इनको करने के साथ साथ क्या मेरे पास पानी का संसाधन है, क्या एक पॉन्ड यानी कि तालाब है, या मैं अपनी जंगल जो हमारी दरिया चलती है या कूल चलती है उनको यूज करता हूं अपनी खेती के लिए। इसके बारे में जानने के बाद हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज का हमारा होना जरूरी है। और आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी जब कहीं गलती से आप फसल काट लें और वो कहीं खेत में रह जाए और बरसात आ जाए तो हमारा नुकसान हो जाता है। उसको मद्देनजर देखते हुए हम क्या करते हैं कि कौन सी हमारी बिल्डिंग हमारे पास अवेलेबल है, क्या कोई टूटी फूटी बिल्डिंग भी हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम लोग किसी और तरह से यूज कर सकें, या किसी और आदमी के पास भी ऐसी बिल्डिंग अवेलेबल है जो कि उसको यूज नहीं कर रहा, ताकि हम उसको इकट्ठे मिलकर एक स्टोरेज स्पेस के लिए भी उसको यूज कर सकें। फिर हमारी मशीनरी, हर आदमी के पास गाय बैल ये सब चीजें हैं, लेकिन कई मशीनरियां ऐसी होती हैं जो थोड़े दिन के लिए यूज की जा सकती हैं। तो क्या हम आपस में मशीनरी को एक इकट्ठा रख के सब लोग क्या उसको यूज करें, कि हर आदमी को अपना अपना ट्रैक्टर और अपना अपना संसाधन जोड़ना पड़ेगा? नहीं। जब हम पूरे इस चीज का संसाधन का निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो हम सोच सकते हैं कि हमारा ये जो ट्रैक्टर है वो कितने दिन यूज हो रहा है और कितने दिन दूसरे इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का निष्कर्ष भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स, कि हमारे पास पैसा कितना है। उसको देखने के लिए आपको अपने आप ही किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल को यूज कर कर उसमें अंदाजे से डाटा डालकर कि मेरी कितने पास मेरी बचत हुई है, मेरे कितने फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबका भी अगर मैं खर्चा जोड़ लूं या बचत जोड़ लूं तो क्या मुझे बैंक से लोन लेने की जरूरत है कि नहीं है, या कुछ भी मुझे किसी की मदद की जरूरत है, या है तो कितनी है। इसको देखने के लिए अगर आप बैंक से लोन लेने की बात भी करें तो वो आपको एक फार्म दे देते हैं। तो मेरे साथियों, जितने आपने पहले 2 स्टेप किए हैं उसका डाटा अगर आपके पास हो तो किसी भी एजेंसी से, आजकल मैं आप लोगों को बताना चाहूं सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीमें आ गई हैं जो कि आपको मदद कर सकती हैं। लेकिन वो कितनी मदद कर सकती हैं उसके लिए उनको इंफॉर्मेशन या डाटा की जरूरत होती है, जो कि हमारे इन स्टेप से हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिजाइन करना, कि कैसे हम अपनी चीज को डिजाइन कर सकते हैं। फिर जैसे सुबह भी आज बात हो रही थी, जो चंद्रप्रभा जी स्किल की बात कर रहे थे, तो स्किल का मतलब क्या, आप अपनी चीजों के बेचने के लिए क्षमता है आपके पास। आप कहते हैं हमारा क्या है, खेती में से निकालते हैं, अगर हमने टमाटर भी उगाए हैं या हमने खीरा उगाया हम लेते हैं और मार्केट में किसी ना किसी को दे देते हैं, या हम क्या कहते हैं सड़क के पास अपना खीरा ये चीजें रख देते हैं और बेच देते हैं। लेकिन ऐसा मेरे साथियों, इसको हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे कर सकते हैं? क्या हर आदमी को अपना अपना बनाना पड़ेगा क्या? क्या हम ऐसा कर सकते हैं मिलजुल के कि एक आदमी उसको इकट्ठा करने में काम करे, दूसरा आदमी उसको बेचने में काम करे, जितना उसको उत्पादन दिया है वो अपने आप ही शाम को बढ़ जाए। ये ऑटोमेटिकली इसको बोलते हैं मार्केटिंग स्किल या प्रोडक्शन स्किल, कितना आप उसको बढ़ा सकते हैं और फिर बेचना। हर आदमी नहीं बेच सकता, हर आदमी के बेचने का तरीका उसको मालूम है। जैसे कि आप सब लोग भी देखते होंगे कि अगर आप कार से उतरते हैं और सड़क के पास जो छोटी सी दुकान लगी है वो समझ जाता है कि ये आदमी गरीब नहीं है, मेरे जैसा नहीं है, इसके पास कार का संसाधन है, तो वो उस रेट को कैसा है, कम लगाता है या ज्यादा लगाता है। इसके बारे में क्या प्रश्न का इसका जवाब है, ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आपकी चीज अच्छी क्यों है? क्या कहा जाता है कि ये खेत से आई है और ये हमारी ऐसी खेत से आई है जिसमें कि हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं डाले, यानी कि ये कम्युनिकेशन स्किल, कि आप खुद बताते हैं कि ये लोकल है, लोकल भी है और इसमें ऐसी चीजें नहीं है। लेकिन कौन आदमी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है, कह सकता है, बता सकता है? इस तरह से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि सभी लोगों को ये कार्य ना करना पड़े, आपस में मिलजुल के इस कार्य को कैसे करें। मैं चौथा स्टेप क्या है कि उसका नक्शा बनाना। आप बोलेंगे ओहो ये तो बहुत मुश्किल सा काम है, लेकिन मेरे साथियों ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको इस समय दिखने में लग रहा है। क्योंकि आप बोलेंगे कि जी आपने जो नीचे लिखा है ये सब लोगों सबके लिए करना पड़ेगा, हमें तो ये आता नहीं है, हम तो इतने
ट्रेंड नहीं है या इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हम मैप कर सकें। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि इस किस तरह के मैप की बात की जा रही है। वो बात की जा रही है इस तरह की मैप। ओहो, इस तरह की मैप करने की बात कर रहे हैं। ये तो हम बता सकते हैं कि मेरे खेत में कहाँ से रास्ता जाता है, कहाँ कितनी दूर मेरी सड़क है, मेरे पास का पानी का कहाँ से आने का संसाधन है, मैं अपनी ये फसल को कैसे उगा सकता हूँ। इस तरह के नक्शे बनाने की बात है। ये वो नक्शा नहीं है जो कि आपका पटवारी बनाता है। लेकिन आप हर किसी के पास अपनी जमीन का पर्चा और ततीमा होता है। उस पर्चे और ततीमे में ये आम तौर पर ये सब जो डिमार्केशन की हुई ये की होती है और आपको आपका यहाँ का नक्शे का नंबर दिया होता है कि ये जमीन आपकी इतनी है। इसका मतलब यहाँ आपने क्या उगा रहा है और क्या उगाना है और क्या उगा सकते हैं, इसका ही इस नक्शे को बनाने की बात की जाती है। तो अब मुझे लगता है कि आप सब लोग कहेंगे ऐसा नक्शा तो हम सभी बना। और इसके बाद अब हम इसकी डेवलपमेंट प्लान कि हमारे लिए कौन सा एरिया ऐसा है जिसको हमने डेवलप करना है। अगर आपको फसल से इतना अच्छा उत्पादन मिल रहा है जो कि इस डाटा से निकला है, तो क्या विशेषज्ञ बताएंगे इसमें क्या खेती बाड़ी में क्या कोई कौन सी नई फसल आप उगा सकते हैं, कौन सी नई जो उसकी वैरायटी को उगाया जा सकता है कि इसकी उत्पादन क्षमता को हम बढ़ा सकें। लेकिन कितना कितना बीज चाहिए, कितनी उसके अंदर हमें खाद चाहिए, कौन सी खाद चाहिए, ये सब की इंफॉर्मेशन हम इन चीजों को निकालते हैं। जैसे आजकल हमारा मिट्टी का कार्ड बनाने की बात कर रहे हैं, वो है सॉइल असेसमेंट कि आपकी मिट्टी है कैसी। और आजकल तो इतने अच्छे संसाधन आपके पास अवेलेबल है जो कि सरकार भी मदद कर रही है कि आप अपनी मिट्टी को सिंपल उसमें थोड़ा सा कण डालने के बाद ही आप बता सकते हैं कि उसकी क्षमता कैसी है, वो कितनी क्षमता को सहारने के लिए जरूरत है और उसमें कितनी और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किस चीज की जरूरत है। इसके बाद अगर हम पेड़ों की बात करें तो हम क्या टिम्बर के लिए पेड़ उगाना चाहते हैं, ईंधन के लिए उगाना चाहते हैं, या वो चीजों के लिए जो कि बिना टिम्बर के हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमें देखते हैं कि अरे भाई हमारे यहाँ हमारे गांव में हमारे खेतों के चारों तरफ इस तरह के पेड़ तो पहले से उगे हैं, जिसकी बात आज सुबह भी हो रही थी कि लोकल पेड़ों के बारे में बात करनी। तो इस विधि में हम सब लोग पहले खुद ही अपने आप लिख लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर मेरी लोकल जमीन में या मेरे गांव में, क्योंकि आज के बाद आप ट्रेनर होने वाले हैं, यानी कि गांव में एक मुखिया बनने वाले हैं जो कि कृषि वानिकी का मुखिया होगा, जो कि ये बता सकता है कि मेरे गांव में इस तरह के पेड़ तो ऑलरेडी है, लेकिन कितने हैं, उनकी उम्र क्या है, उनकी अंदाजन से कितनी हाइट है, कितना फैलाव है, कितने पेड़ उगाए जा रहे हैं ऑलरेडी उग रहे हैं, इसका भी हम थोड़ा सा लेखा जोखा इकट्ठा कर। और ऐसे जो कि टिम्बर के अलावा क्या है, ये लेखा जोखा भी हम आम तौर पर अपने मोबाइल में लिख सकते हैं, क्योंकि आप मैसेजिंग करते हैं। ये भी मैसेजिंग का तरीका यूज करने के बाद इसको हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे हमें अपने बायोफिजिकल साइट यानी कि हमारी जो जमीन है उसका लेखा जोखा हमारे पास बड़े आसानी से आ जाता है। अब आएगी आइडिया डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट आइडिया क्या है, कि कौन सा रखा जाए। अभी तक हम क्या सोचते हैं कि हम दूसरों का, जो कि आज आप लोगों को भी यहाँ बताया गया कि आप खुद जाकर अब यहाँ के जो संसाधन है, झांसी का जो स्टेशन है, कि कौन कौन से डिफरेंट तरह के पेड़ों के साथ वैज्ञानिकों ने देखने के बाद ये निकाला है कि कौन से पेड़ कौन कितनी संख्या में पेड़ों के साथ कैसे लगाने के बाद आपकी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है। ये आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं और बहुत सी चीजें आप लोग खुद भी कर रहे हैं। आप खुद बोलते हैं कि जब मैंने ये चीज की थी तो मुझे फायदा हुआ था और जब मैंने ये चीज की थी इतना फायदा नहीं हुआ, और यहाँ ये चीज की तो इसका मुझे बिल्कुल फायदा नहीं। तो इस चीज को लेकिन कहने की बात और है, जब आपके पास आप ही के मोबाइल में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो आप बहुत आसानी से इस चीज को आगे ले जा सकते हैं। तो डेवलपमेंट प्लान का नवा स्टेप क्या है कि आपस में बैठिए, जैसे कि पंचायत में या गांव में या अपने वहां पर जब भी आप करते हैं तो आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, या परिवार के लोग जब इकट्ठे बैठते हैं तो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, अरे भाई तुमने किया था तो अच्छा हुआ, मैंने किया था तो ये अच्छा नहीं हुआ। वो बोलता है भाई होना तो चाहिए था, तुम्हारी जमीन और मेरी जमीन में तो कोई फर्क नहीं है, एक तरह की जमीन है। फिर हम सोचते हैं अरे भाई शायद मेरे जमीन में या मेरे यहाँ गांव में इस तरह की शायद एक बीमारी आ गई थी जिसके कारण नहीं हुआ। वो कैसे निकला, उसको बोलते हैं हम ब्रेन स्टॉर्मिंग।
कि आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के चर्चा करना, इसको बोलते हैं चर्चा करना। तो उस चर्चा में क्या निकलता है कि क्या हमारा जो ये निकल के उत्पादन का बताया जा रहा है, क्या लॉन्ग टर्म में यानी लंबी देरी से फायदा मिलेगा या बहुत जल्दी। हम कहते हैं अभी ऐसा चीज बताओ कि जिसका ठीक है आपने बताया कि भी पेड़ लगाएंगे और 5 से 7 साल के बाद उसका फायदा होगा, लेकिन भाई 5 से 7 साल तक कोई भी इंतजार नहीं करेगा। यानी कि हमारी कोई भी चीज जो प्लानिंग है उसमें ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए जो कि हमें शॉर्ट टर्म, यानी कि हमें रबी या खरीफ तो हमें पता है, क्या हमें हर रोज कुछ ऐसी चीज बन जाएगी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, वेजिटेबल क्रॉप्स, कि हम ऐसी कौन सी बनाए, कौन सी अपनी वेजिटेबल को या हमारी जो फसलों को इकट्ठा जोड़ें, यानी कि सब्जी की फसलों को इकट्ठा जोड़ें कि हमारी जो अपनी जरूरत और उसको हम लोग बेच भी सकें, यानी शॉर्ट टर्म में। आपको मालूम है 1 या 1.5 महीने के बाद आप अगर सब्जी की कोई भी फसल लगाते हैं तो उसको हम लोग बेचने के लिए तैयार कर लेते हैं और बहुत देर तक वो फसल चल जाए। इस सब की चीज जानकारी जो है आपको वैज्ञानिक तौर पर इस यहाँ पर मिलती है और इसको हम लेकिन लिख लेते हैं। थोड़ा सा लिखने में कोई ज्यादा नहीं दूर जाता कि मैंने धनिया उगाया, पुदीना उगाया, मैंने प्याज उगाया, टमाटर उगाया, ये सब चीजें उगाई, लेकिन कैसे, कौन सी वैरायटी, इन सब की जानकारी हम अपने 9वें स्टेप में करते हैं। तो आइए स्टेप नंबर 10, हम क्या लिस्ट में लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका निकला। कि हमने उगाई तो बहुत सारी चीजें थी, मैं एग्जांपल सिर्फ सब्जियों का दे रहा हूं, लेकिन आप दूसरी चीजें भी लगा सकते हैं कि अगर हम सब लोग ही उगाने लग जाए, पता लगा कि हम सब लोगों ने खीरा उगा लिया, तो जिसका हमें सबसे पहले जो मार्केट में प्राइस बोल लीजिए या आपके बाहर अगर आपने सड़क के किनारे पर अगर अपनी दुकान सी बनाई है, कच्ची दुकान, तो अगर बहुत ज्यादा उगने लग जाए तो आपको प्राइस ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा। अगर उत्पादकता बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सबसे ज्यादा दाम कम हो जाते हैं। जैसे कि मेरे किसान भाई बहनों ने देखा होगा कि कभी लगता है जी प्याज की कमी हो गई है, तो आपको प्याज क्या सस्ता मिलता है कि महंगा मिलता है, तो आप कहेंगे जी वही प्याज जो हम लोग 10 रुपए का लेते थे अब 100 रुपए का लेना पड़ता है। यानी कि हमें प्लान करना पड़ेगा कि हमारे चारों तरफ हम किस चीज की उत्पादकता और कितनी करें ताकि हमें उसका उचित दाम मिल सके, और कितना करें ताकि उस दाम में गिरावट ना आए। तो इस मुताबिक हम पूरे साल का कैलेंडर बना लेते हैं कि हमारी सबसे अच्छी चीज हमें कौन सी मिलेगी। और उस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं नहीं भी पिछली बार ऐसा हुआ, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्कोरिंग करना। जैसे मैंने शुरू में बताया 1 से 5, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप बोलेंगे हाँ जी सब्जी उगाने की बात कर दी आपने, मेरे दोस्तों क्या सब्जी सीधी उग जाती है, क्या आपको नर्सरी नहीं उगानी पड़ती उसकी, क्या सीधा ही नर्सरी के निकालने के बाद हम खेत में ले जाते हैं और अगर वहां पर दूसरे किस्म के पेड़ या दूसरे किस्म की झाड़ियां हो तो क्या वो मॉडल चल जाएगा आपका। इसको बोलते हैं एग्रोफोरेस्ट्री का मॉडल, कि किस तरह की चीजें आपस में जुड़ने के बाद, जब आपने वो फिल्म देखी तो उसमें बोल रहा था गुड नेबर्स और बैड नेबर्स, यानी कि अच्छे साथी और बुरे साथी। कोई भी वनस्पति बुरी नहीं है, लेकिन अगर उसका जोड़ अगर हम दे करके देखें तो क्या हमें अच्छा उत्पादन दे रही है, अच्छा फायदा दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्कोरिंग करने से। स्कोरिंग करने से क्या पता लगता है कि सबसे उत्तम तो ये चीज थी, लेकिन अगर उसके साथ में अगर 9 नंबर वाली चीज को भी रखूं माइंड में कि मेरा सबसे पहले क्या था कि मैं ये देख रहा हूं कि मेरी यहाँ पर कौन सी चीज अच्छी, क्या मैं नर्सरी अगर अच्छी उगा सकता हूँ, सभी लोग अपनी नर्सरी उगाएं कि मिलकर उगा लें, कि एक आदमी नर्सरी उगाए उसको सबको दे दें। तो यानी कि नर्सरी के उत्पादन में भी हमारे आपस में मिलने के बाद ज्यादा लेबर नहीं लगेगी और हमारा फायदा बढ़ सकता है। अब ये आइडिया तो डेवलप हो गया, लेकिन फिर बात आती है इंडस्ट्रियल कंसेप्ट में कि कैसे मैं बाहर ले जा सकता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के बारे में मेरे कुछ साथी और भी आप लोगों से साझा करेंगे, लेकिन इसको बोलते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, मेरी अपनी जगह की और मेरी अपनी क्षमता की, मेरे पास क्या ताकत है, और उस ताकत के साथ, हर ताकत के साथ कोई ना कोई वीकनेस होती है। अगर कोई चलने में अच्छा है तो वो बोलने में अच्छा नहीं है। अगर मेरी जमीन ताकतवर बहुत अच्छी है तो मैं सोचता हूँ कि अभी उसमें क्या मुझे पेड़ लगा देना चाहिए, या मैं वैसी, क्या आप हर जगह पर चावल की खेती कर सकते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, मेरी मिट्टी तो बहुत अच्छी है
लेकिन मेरे पास पानी का संसाधन नहीं, तो इसलिए मैं ज्यादा कौन सी फसल को आप खुद भी इस तरह से चूज करते हैं। ये आपके लिए सिर्फ एक लफ्ज बनाए गए हैं कि हम बता सकें कि अच्छा अपॉर्चुनिटी यानी कौन सी चीजों को मैं और डाल लूं कि मेरी जो थ्रेट यानी कि जिसकी मुझे डर रहता था वो किस चीजों से मैं दूर कर सकता हूँ। और वो कौन सी चीजों का डर है कि क्या इस बार हमें पता लगता है कि इस बार बारिश अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। मौसम में कितने दिन मेरे ओस पड़ेगी, कितने दिन फॉग पड़ेगी, कोहरा पड़ेगा, ये सब बातें भी मुझे अपने आप ही आपके मोबाइल पे पता लग जाती है कि आने वाले कुछ समय में कैसा रहेगा, जिसकी कि आजकल आपके मोबाइल के ऊपर भी फोरकास्टिंग जो है आपको मिलती जाती है कि भी आज का मौसम कैसा है, अगले हफ्ते का मौसम कैसा है, 15 दिनों का मौसम कैसा रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग मॉडल के बारे में जानकारी को प्राप्त करना। फिर आएगा कि हमने दोबारा से सोचेंगे क्या जो मैंने ये 10 नंबर दिए हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। उनको हम लोग कौन सी चीजों को मार्केट के लिए यूज करेंगे और कितना हम लोग अपने लिए यूज करेंगे, ये इससे कवर हो जाते हैं आपके 11, 12 और 13वां स्टेप। अब इवैल्यूएशन हो गई कि हमें पता लग गया ये तो मैं इसकी तो जो है मार्केट में ले जा सकता हूँ और ये चीज मैं अपने लिए यूज करूंगा। और अपनी स्ट्रेटेजी क्या बनाऊं, कौन सी चीज को, क्योंकि स्ट्रेटेजी अगर एक हर आदमी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा उसका फायदा अलग है, लेकिन अगर अगर हम सब लोग मिलकर एक स्ट्रेटेजी बना लें तो उसका फायदा हम सब लोगों को मिल जाता है। और आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, अगर आप 20 किसान भी अगर जुड़ जाते हैं तो अपनी ही एक मार्केट चेन बना सकते हैं कि कौन सी चीज हम कब कब उगाएंगे और तुम्हें मुझे कब कब माल देना है और मैं माल का अच्छा प्राइस अपने आप ढूंढ सकता हूँ। और आजकल तो ई नाम की जिस तरह से बात की सरकार भी ऐसे बना रही है कि खुद अपना किसान जो है अपनी चीजों को खुद ही मार्केट तक पहुंचा सकता है और उसमें अपनी चीजों का वैल्यू एडिशन भी कर सकता है। इन दोनों को करने के लिए ये छोटा सा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं और कौन सी चीज को वैल्यू एडिशन यानी कि क्या हम ऐसी कुछ चीजें कर लें कि उसको अगर जितनी देर, जैसे लहसुन जैसी फसल है, अगर आपको अच्छा प्राइस आज ना मिले तो आप क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि जैसे ही लहसुन की डिमांड बढ़ती है हम उसको मार्केट में ले जाते हैं। और अगर छीलने के बाद छोटी छोटी शीशियों में पैक करके आप अपने वहां से लोकल लहसुन की बात करें तो उसका प्राइस और तरह से मिल सकता है। अब हम बोलते हैं कि बायर तक को ले जाना, कि मेरा खरीदने वाला है कहाँ से, क्या मेरे चारों तरफ से आता है, या अगर हाईवे के पास है तो उसका प्राइस आपको डेफिनेटली ज्यादा अच्छा मिल सकता है। तो क्या हम कौन सा प्रोडक्ट हमारे में से सब लोग मिलकर कुछ एक हाईवे की तरफ चले जाएं और कुछ अपने यहाँ लोकल में आकर रखें, कुछ अपने लिए यूज करें। इस तरह की स्ट्रेटेजी को हम लोग इन दो तरह से बना सकते हैं। लेकिन कितना प्राइस, अगर आपने प्राइस ज्यादा रख दिया तो पता लगा कि आपके शाम तक सामान बिका ही नहीं, तो आप क्या करते हैं, अगर आपको पता हो कि शाम के नजदीक आ रहा है तो जो खरीदने वाले क्या करते हैं, शाम के करीब जाते हैं क्योंकि पता है कि आप उस प्राइस को लोअर डाउन कर देंगे। लेकिन अगर मार्केट में रश पड़ जाए आपकी, जहां आपने बेचने के लिए सामान रखा है, तो आप अपने आप उसका प्राइस 1 रुपया बढ़ा दें। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी को हम लिखने के साथ अपने 16वें और 17वें स्टेप को करने के बाद प्रमोट करने के लिए आप अपने प्रोडक्ट को जानते हुए कि मेरा कस्टमर कौन है, खरीदने वाला कौन है, इन 18 स्टेप्स में हम कवर कर लेते हैं। अब आइए डिजाइन करने की बात, कि हमने दोबारा से सोचने के बाद ऐसा नहीं है कि कल जो आपने प्राइस रखा था आज कम करना है कि बढ़ाना है, क्यों कम करना है, क्यों बढ़ाना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन का हमें होना जरूरी है। हमें भी मालूम है कि जब कभी त्योहार के दिन आते हैं तो कुछ चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और कुछ चीजों के दाम कम हो जाते हैं। किन चीजों के दाम कम होते हैं, जो बल्क में आती है, अगर बहुत ज्यादा हो, जल्दी खराब करने वाली हो तो उसका दाम कम हो जाता है। लेकिन अगर हमें भी मालूम है कि जब शादियों का समय आता है तो हमारी जो चीजें हैं वो अच्छे दाम देने लगता है, क्योंकि उसकी जो कस्टमर है वो नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा बढ़ गए हैं, खरीदने वालों की तादाद बढ़ गई है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसको बोलते हैं प्लानिंग, कि कौन सी फसल हम कब करें। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, मशरूम की खेती आप लोग करते हैं कौन सी जगह पर, जहां पर थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा है। आपके अपने जो घर में भी कुछ ऐसी जगह ऐसी है जहां पर आप सोचते हैं भी मेरा एक कमरा उसमें सीलन बहुत है, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है कि मैं उस सीलन को खत्म कर सकूं, तो मेरे साथियों अगर वहां मशरूम के बैग्स आप रख दें
लेकिन कब बेचने हैं, कैसे बेचने हैं, वो इन स्टेप्स के साथ निकाला जा सकता है। तो इस 21 सूत्रीय कार्यक्रम को हम लोग कैसे करते हैं, इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये इंफॉर्मेशन हम डिजाइन करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज कब कब की जाए। तो ये 21 चीजों को करने के बाद अब आइए 22 और 23 स्टेप। तो कौन सी 5 साल की परियोजना के बारे में हम लोग, मेरे जो साथी वैज्ञानिक हैं, ये आप लोगों की मदद कर सकते हैं, जो कि आपकी पूरी प्लान तैयार कर देंगे। वो तैयार आपके पास जो प्लान होगी, कि कई बार हम भूल जाते हैं, ओहो ये वाला स्टेप तो मैं भूल ही गया था, या ये करना तो मैं भूल ही गया था। अगर आपको पता हो कि इस समय पर आप लोग ज्यादा व्यस्त होने वाले हैं, तो हमें कौन सी हमारी एक्टिविटी है उनको कब कर लेना चाहिए, इसके बारे में भी आपको रिमाइंडर आ जाता है। आपने मोबाइल पे देखा होगा कि मैसेज आ जाता है, तो ये मैसेज अगर हमने इकट्ठे मिलके किया हो, तो एक आदमी हमें मैसेज कर सकता है कि भाई साहब आजकल ये चीजों की प्रॉब्लम आ रही है, खेतों में आजकल पता लग रहा है कि हमारे पड़ोस के खेतों में या हमारे पड़ोस के गांव में इस तरह का डिजीज आ गया है इन खेतों में, तो कृपया उसके लिए आप इस चीज की तैयारी कर लें। इसको बोलते हैं हम लोग प्लानिंग विद फोरकास्टिंग। तो ये सारे स्टेप करने के बाद इस तरह से हम अपना 5 साल का एक प्लान तैयार कर लेते हैं, जो कि एक एक्टिविटी शेड्यूल के बारे में बताया जाता है। मेरे साथी आप लोगों के साथ इस एक्टिविटी शेड्यूल को बना सकते हैं। मेरे एक साथी ने सुबह बात की थी, डॉक्टर चंद्र प्रभा ने, जो कि कर्नाटका में थे, क्योंकि ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है, 2 से 3 दिन का, इसमें हम आप लोगों को सिर्फ एक बार ग्लिम्स यानी कि थोड़ी सी चर्चा करने के बाद आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर हमारे पास और भी संसाधन हुए और आप सब लोग मिलकर इसको एडवांस यानी कि एक्चुअल खेत में कैसे करना है उसको करना चाहें, तो मेरे साथियों के पास बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसके बारे में आपके खेत में अगर आप सारे किसान भाई इकट्ठे मिल जाते हैं, तो वहां की भी प्लानिंग की जा सकती है, जिसके लिए सरकार द्वारा, गैर सरकारी संसाधनों द्वारा इस चीज को करने के लिए परिविधान या उनके पास ग्रांट कह लीजिए या पैसे की मदद अवेलेबल है। अब आज बात आ जाती है भाई फार्म लेवल पे बात करते हैं या प्लॉट लेवल पे बात करते हैं, लैंडस्केप लेवल पे। हर खेत की प्लानिंग की जा सकती है, मिल के खेतों की प्लानिंग की जा सकती है, और पूरे के पूरे गांव की प्लानिंग की जा सकती है। जब हम एक फार्म की बात करते हैं, यानी कि आपका अपना खेत या अपनी जमीन, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा आपके वहां हवा चलती है, क्योंकि हर जगह नहीं, हर खेत पे नहीं चल सकती, का मतलब ये है कि हम हर जगह पर विंड ब्रेक नहीं लगा सकते। तो कौन सी चीज, कौन सा मॉडल कौन सी जगह पर रहेगा और आपकी जगह हवा कैसे चलती है, इसके बारे में डाटा हमें पहले अपने 1 से 3 स्टेप के अंदर मिल चुका है। तो हम बता सकते हैं कि कौन सी जगह पर कैसी चीजों को इकट्ठा करने से हमारी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कैसे हम कौन से पेड़ों को इकट्ठा किया जा सकता है। और ये आ जाते हैं सिंपल एग्रोफोरेस्ट्री बोलते हैं। एक ही तरह पे आप क्या करते हैं, एक ही तरह पे भी पेड़ के आपको नर्सरी मिल गई, आपने सारी जगह एक तरह के, इसको बोलते हैं सिंपल एग्रोफोरेस्ट्री। लेकिन मेरे साथियों, अगर एक ही तरह के पेड़ हो तो सबसे बड़ा खतरा क्या है, कि अगर एक ही तरह का पेड़ होगा और एक ही जगह तरह का उसमें से न्यूट्रिएंट लेने वाला होगा, तो हमारी मिट्टी की क्षमता पे कमी आ सकती है। लेकिन अगर हम एक छोटा, एक उससे बड़ा, एक उससे और तरह का पेड़ लगाएंगे, यानी कि भिन्न भिन्न तरह का पेड़ लगाएंगे, तभी आप हमेशा भिन्न भिन्न तरह की फसलों को भी उगाते हैं, ताकि एक चीज अगर कम होती है तो दूसरी उसकी उर्वरता को पूरा कर सकती है। ये बोलते हैं लैंडस्केप, यानी कि बड़ी सारी जमीन में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। और आमतौर पे होगा कि एक साथी पे वहां तो पेड़ भी लग गए, झाड़ियां भी लग गई, लेकिन एक मेरा साथी ऐसा है, उसको कहता है मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इसको बेचने में, यानी कि वो भी साथी बन गया। अगर हम लैंडस्केप की प्लानिंग करते हैं और एक के पास, आपके पास वैन भी है, वो बोलता है अगर दूर लेके जाना है, लेकिन मेरे यहाँ पेड़ या मेरे यहाँ झाड़ी या मेरे यहाँ उस चीज का उत्पादन तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपनी वैन को पूल कर सकता हूँ, यानी कि बहुत बड़े स्केल पर लैंडस्केप पर अगर हम कर देंगे, तो उस तरह की प्लानिंग हमेशा कामयाब प्लानिंग मानी जाती है। इस चीज को करने के लिए अगर मैं आपसे बताऊं, जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा की, अगर मैं बताऊं कि किस तरह के फॉर्म है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा फॉर्म दिखा देता हूँ। ये तरह का फॉर्म, अगर आप क्लिक करेंगे इस लिंक को या इस क्यूआर कोड को, तो इस तरह का ये आ जाएगा, जहां पर आप सिंपल अपना डाटा डालिए, अपने आप ही वो डाटा आपको एंड में रिपोर्ट बनाकर बता देगा। और ये बता देता है किस तरह का, कि मेरे पास मेरे इस एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को बनाने के लिए
क्या मुझे प्रोडक्टिव फंक्शन की जरूरत है, क्या प्रोडक्शन की जरूरत है, क्या उसकी स्पेशल कोई अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है कि मैंने कुछ लगाया था वो प्रॉपर अरेंजमेंट से नहीं लगा, क्या वो नेचर की तरफ से कोई हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है, या नेचर उसके लिए खराब कर रही है। तो इन सब को हम लोग एग्रोफॉरेस्ट्री के ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंपोनेंट जो है साइंटिफिक तरीके से निकल के आपके पास आ जाता है। एक और चर्चा आजकल बहुत ज्यादा चली है कि क्या मेरी कृषि वानिकी जो है, हम आमतौर पे क्या बोलते हैं कि पहले इतनी ठंड तो नहीं पड़ती थी, पहले इतनी गर्मी तो नहीं पड़ती थी, ये वातावरण में बदलाव आ रहा है। वातावरण में बदलाव कहना बड़ा आसान है, लेकिन जानना कि कैसे बदलाव आ रहा है, क्यों बदलाव आ रहा है, आइए मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखा। Globally, 16% of the world's croplands and grasslands are estimated to be under some type of agroforestry management, with 1/3 of trees located on farmlands. They contribute to climate change mitigation by sequestering carbon and support adaptation. For example, by reducing heat stress for crops or by diversifying smallholder incomes. Due to this huge potential, agroforestry is nowadays a major component of landscape restoration initiatives and plays a key role in the fight against climate change. Landscape approaches are needed as leverage for impact. All plants in agroforestry systems sequester carbon dioxide from the atmosphere. Woody perennials can capture more per unit area and store it for longer than annual crop. The larger the diameter of a tree, the more carbon is stored in its trunk and roots. For example, a 160-year-old beech tree with a diameter of 70 centimeters can store up to 6 tons of carbon dioxide. When trees are cut, carbon may be retained in wood used for construction or biochar for soil amelioration. As probably not all anthropogenic greenhouse gas emissions can be avoided in the near future, such carbon sinks are particularly important for reaching the net zero target. Good agricultural practices must accompany agroforestry to adapt to climate change. Here are some practical examples. Plant leguminous trees, use green manure and mulching, and optimize fertilizer use. This enhances soil fertility and moisture retention and reduces the need for irrigation and chemical fertilization. Plant trees and shrubs in lines on slopes to prevent erosion. Plant shade trees to improve the microclimate, reduce heat stress for crops and livestock, and mitigate droughts. Combine species that are susceptible to different types of pests and diseases, or help control them. This lowers the need for pesticides. The list goes on. Let's hear about Nestlé's initiatives towards agroforestry. Nestlé is committed to maintaining and further developing good practices in agroforestry systems and supporting landscape management approaches. We have recognized the value of agroforestry as a profitable form of production that also helps fight climate change and provides several crucial ecosystem services. Agroforestry can support our farmers in becoming more resilient in view of price fluctuations, climate change, and other global challenges. Where conditions are favorable, or where lands are degraded or in need of restoration to achieve sustained productivity, we will thus promote agroforestry systems as a favorable production form.
Remember, agroforestry has been used as a sustainable and productive land use by farmers for millennia. Capitalizing on their experiences, integrating them into modern food production systems, and upscaling adapted practices is a major step towards more sustainable and resilient food systems that can mitigate and withstand climate change. ये जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया इस वीडियो को, क्योंकि हम सब लोगों को मालूम है कि पेड़ जो है ऑक्सीजन लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आप सब लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो हमारे पेड़ या हमारी वनस्पति उसको लेता है। उसको लेने के बाद उसको कहाँ रख लेता है? अपने तने में या अपनी टहनियों में। इसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन थी और ऑक्सीजन थी वो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसमें से कार्बन को निकालकर वो इसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, अपने पास रख लेता है, जो कि लकड़ी के रूप में हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये जितने भी फंक्शन थे इस सिस्टम के द्वारा, जब हमें और समय मिलेगा तो हम इसकी और विस्तार से भी चर्चा की जा सकती है। अब आता है फैक्टर कि कौन से फैक्टर हैं जो डिसीजन लेने में हमारे लिए हम कर सकते हैं। फार्मर और उसकी लेबर, कि मेरे पास कितनी है, क्या हम अपनी लेबर जो है उसकी शॉर्टेज है या ज्यादा है। सोशल फंक्शन में इंडिविजुअल फार्मर है, लेकिन उसका फायदा क्या है? बायोफिजिकल, कि अगर हम उसको करते हैं तो मुझे क्या बायोफिजिकल, यानी कि मेरी मिट्टी को, मेरे पेड़ों को, मेरी फसलों को, पानी को, मेरे जानवरों को फायदा क्या निकलेगा, और उसमें से निकलेगा क्या, यानी कि मेरी उत्पादकता पे कोई असर तो नहीं होगा। इस तरह के ये 7 फैक्टर लिस्ट किए गए, जिसमें कि मेल है कि फीमेल है, कि अगर फार्मर जो है सभी एक्टिविटी जो हम करते हैं, आमतौर पे देखा गया है कि हमारी महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा होता है हमारी खेती बाड़ी, और खेती बाड़ी के अलावा जो घर की तरफ से किए जा रहे हैं, घर के करने वाले कार्यों में भी उसका ज्यादा योगदान होता है। और उसके बाद हाउस होल्ड के पूरे घर में क्या सभी बुजुर्ग हैं? अगर सभी बुजुर्ग हैं तो इसका मतलब कि हमें किस चीज की जरूरत है? उन यंग साथियों की जो कि हमारी जमीन के साथ मिलके इसकी पैदावार को भी बढ़ा सकें और उसको बंजर होने से बचा सकें। फिर आ जाता है कोऑपरेटिव, क्या उसमें सरकार का योगदान भी कुछ हो सकता है? हमारे ये जो संस्थान है, जो सरकारी संस्थान कह लीजिए, गैर सरकारी संस्थान कीजिए, उनका योगदान क्या हो सकता है? इसके बाद हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको एक परियोजना के बारे में बताऊं कि भारतवर्ष में एक परियोजना चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट अपनी एक चीज को सबसे आगे लेके जाएगा, या आपके डिस्ट्रिक्ट में किस चीज की पैदावार सबसे ज्यादा हो सकती है, उसको मेन मद्देनजर रखते हुए हमारे किसानों को जुड़ के उस पर कार्यक्रम करते हैं। तो ये जो कृषि वानिकी का कार्यक्रम है, ये भी उसमें एक मददगार साबित होता है। फिर उसके बाद मिलके होता है कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप ही के द्वारा उत्पादन किया हुआ अगर क्षमता में इतना ज्यादा हो जाता है, तो हम उसको अपने यहाँ पर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर भी भेज सकते हैं, जो कि हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट की बात कर सकते हैं। और इसके अंदर ये सारे फैक्टर्स हमें किस तरह की कृषि वानिकी का सिस्टम डेवलप करना है उसमें मदद कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका समय ज्यादा ना लेते हुए, ये 2 चीजें हैं, अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो मेरे साथी जो आपके पास वहां हैं उनके साथ तो आप जुड़ सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे साथ बात करना चाहें तो आप मुझे भी इस द्वारा स्कैन करने के बाद अगर आप कोई भी मैसेज उसमें से देंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेरे तक आ जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे वैज्ञानिक साथी आपको मिले और आपकी जो संबंधित जानकारी और आपकी जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए आपकी मदद करें। धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप डॉक्टर हांडा की तरफ से
या कभी भी किसी भी हमारे साथी के साथ बातचीत कर सकते हैं। और क्योंकि मैं आपको दोबारा भी एक लेक्चर में मिलने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, तो उसमें भी हम सब लोग मिलके उसके ऊपर और भी चर्चा की जा सकती है। तो मेरा अनुरोध रहेगा डॉक्टर हांडा से कि वो उस चीज के लिए आप लोगों को बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया लेक्चर जो पार्टिसिपेंट्स के लिए हो सकता, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत इसमें फायदा हुआ होगा इस लेक्चर से, और काफी अच्छा लेक्चर था सर। थैंक यू आपका टाइम और बहुत अच्छा लेक्चर देने के पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत यूजफुल रहा ये हमारे। और पार्टिसिपेंट्स अगर आपके कुछ पूछना हो आप अभी पूछ सकते हो, या बाद में भी हम ये डिस्कशन कर सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना हो कोई। अगर नहीं तो सर थैंक यू सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो पार्टिसिपेंट्स अभी सर अब हम ऑनलाइन सेशंस खत्म करेंगे, अब इसके बाद जो होगा वो ऑफलाइन लेक्चर्स हैं अभी हमारे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।